देश के सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय बुलेटिन शंखनाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पूरब से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश की लड़ाई लगातार जारी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी सेना के साथ शक्ति प्रदर्शन किया पूर्वांचल के गोरखपुर में, तो अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ अपनी जोड़ी का जोर दिखा रहे हैं। पूर्वांचल में विकास रथ के जरिए बीजेपी हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव बीजेपी को सत्ता से हटा देने का हुंकार भर रहे हैं। इन सब के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को इसलिए मिल रही है क्योंकि पूरब हो या फिर पश्चिम हो, दोनों ही रैलियों में जिस तरह की भीड़ उमड़ी उसने कई सवालों को जन्म दे दिया। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन पड़ेगा किस पर भारी। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। हम समाजवादी लोग मिलकर के रंग बिरंगा गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक रंगी लोग किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। पूरब से मोदी ने हुंकार भरी तो पश्चिम से अखिलेश की आवाज उठी। यूपी के सियासी रण में वार पलटवार की नई झड़ी लगी। गोरखपुर को पीएम ने बड़ी सौगात दी, खाद कारखाने की शुरुआत की, पूर्वी यूपी को पहले एम्स का तोहफा दिया और योगी आदित्यनाथ के गढ़ से अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गोरखपुर में सीधा हमला अखिलेश यादव पर साधा। कहा ये लाल टोपी वाले रेड अलर्ट हैं। यही नहीं, सीधे सीधे खतरे की घंटी तक करार दे दिया। ये कहा कि ऐसे लोग जो आतंकियों को छोड़ते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। कुल मिलाकर सीधा हमला, सियासी हमला अखिलेश यादव पर, लेकिन अब तक इतना तीखा हमला प्रधानमंत्री ने कभी नहीं किया था। एक बात साफ है, जिस तरीके से ये लड़ाई है, प्रधानमंत्री के हमले के बाद अब यह साफ होता जा रहा है कि अब ये लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच सिमटती दिख रही है। अखिलेश जयंत की रैली से रंग वाले हमले का जवाब आया। अखिलेश ने अपने गठबंधन को रंगों का गुलदस्ता बताया। रैली में उमड़ी भीड़ का हवाला देकर उत्तर प्रदेश में बदलाव का फरमान सुनाया। ये सभा में जो लाल, हरा, सफेद हमें दिखाई दे रहा है, ये वो लोग हैं जो बदलाव ला रहे हैं। ये पीला रंग भी दिखाई दे रहा है। हम समाजवादी लोग मिलकर के रंग बिरंगा गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक रंगी लोग किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। समाजवादी लोग सब रंग मिला करके एक रंग बिरंगा गुलदस्ता बना रहे हैं। और वहीं दूसरे लोग हैं, वो एक रंगी लोग हैं। एक रंग वाले लोग कभी किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। उधर गोरखपुर की जमीन से पीएम मोदी के हमले जारी थे। समाजवादी पार्टी के कामकाज को लेकर सवाल बड़े भारी थे। मंच से पीएम मोदी ने अखिलेश राज की याद दिलाई, जनता को एसपी सरकार की एक एक कमियां गिनाई। आज आपसे बात करते हुए मुझे पहले की सरकारों का दोहरा रवैया बार बार याद आ रही है। सब जानते थे कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट इस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए, यहां रोजगार के लिए कितना जरूरी था। सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी, लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे
उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए। मेरठ के मंच से अखिलेश ने भी हर हमले का जवाब दिया। बीजेपी के बड़े बड़े वादों को जुमला ठहराया, कमल के फूल को झूठ का फूल बताया। तो बदलाव चाहते हैं, यहाँ का किसान भारतीय जनता पार्टी का सफाया चाहता, यहाँ का नौजवान नौकरी और रोजगार चाहता है। किसान के साथ जो धोखा हुआ है, इन्होंने जो वादे किए थे, इनका झूठ निकला, इनके वादे जुमले निकले। ये झूठ का फूल लगातार झूठ बोल रहा है। उम्मीद जो थी लोगों को कि खुशहाली आएगी डबल इंजन सरकार से, लेकिन इधर डबल इंजन की सरकार फेल होते हुए नजर आ रही है। इसलिए ये जनता बदलाव करेगी इस बार। अखिलेश बार बार बदलाव का नारा दोहराते रहे। उधर पीएम मोदी विकास के दम पर बीजेपी की दोबारा सत्ता का भरोसा जताते प्रधानमंत्री ने डबल इंजन की सरकार से तेजी से काम की मिसाल दी, तो अखिलेश ने यूपी से बीजेपी के सफाये की बात कही। डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। मुझे याद है मऊ में खदेड़े का नारा दिया गया था। यहाँ आते आते मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूब जाएगा, सफाया होगा। पूरब से पश्चिम तक चुनावी वादों का जोर चला, पक्ष विपक्ष पर हमलों का दौर चला, क्योंकि यूपी की चुनावी लड़ाई भारी है और आगे और तीखी हमलों की तैयारी है। गोरखपुर से कुमार अभिषेक और मेरठ से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। 2017 की विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल में जबरदस्त प्रदर्शन किया था और इसी वजह से बार बार विकास योजनाओं का हवाला देकर बीजेपी एक बार फिर से अपनी पुराने उसी प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। जबकि आरएलडी, जिसने पिछला चुनाव अलग लड़ा था, इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कुछ गुल खिलाना चाहती है। किसानों के मुद्दे पर लगातार जयंत चौधरी आक्रामक है और उनको पूरी उम्मीद है कि इस बार तो किसान और वहां का नौजवान अखिलेश यादव और जयंत की इस जोड़ी को ही पसंद करेगा। इन सब के बीच पूरब से लेकर पश्चिम तक के समीकरण को साधते हुए ये जानना जरूरी है कि आखिर वहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। मोदी जी आपके समक्ष आवाज रुकनी नहीं चाहिए। मोदी मोदी जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। मंच पर बज रहे गीतों में जयकारों और चुनावी नारों के बीच अखिलेश यादव का ये बयान पश्चिमी यूपी में विपक्ष की सियासत का पूरा सार है। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। क्योंकि पश्चिमी यूपी में अखिलेश और जयंत की जोड़ी उस जाट मुस्लिम समीकरण को साधने और फिर साथ लाने की कोशिश में है, जिनके बीच की दूरी ने पिछले चुनाव में बीजेपी को इस इलाके में सबसे बड़ी पार्टी बनने का मौका दे दिया था। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 110 में से 88 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसकी बड़ी वजह 2013 के बाद जाटों का बीजेपी की तरफ झुकाव रहा। अब अखिलेश यादव बीजेपी को समाज के बंटवारे का जिम्मेदार बता रहे हैं और मेरठ के मंच से भाईचारे वाला नारा दोहरा रहे हैं। जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। और अगर भाईचारे के लिए कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी आरएलडी भाईचारे को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। अखिलेश जयंत की साझा रैली में भाईचारे वाली बात हर कोई दोहराता नजर आया और आपसी एकता से बीजेपी को हराने का भरोसा जताया। जो खास बातचीत है वो आपको हम टोपी दिखाते हैं। ये है टोपी जिस पर लिखा हुआ है भाईचारा जिंदाबाद, और तमाम लोगों ने ये टोपी आप पहन भी रखी है। ये भाईचारा जिंदाबाद का नारा क्यों देना पड़ा? भाईचारा जिंदाबाद का नारा इसलिए देना पड़ा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार
भाईचारे को खत्म करके हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव लड़ना चाहती है। ये देश सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, सभी जातियों सभी धर्मों का है। भारतीय जनता पार्टी विखंडन की राजनीति कर रही है, इसलिए हमको भाईचारा पड़ा। अच्छा, आप पश्चिमी यूपी में इस बार जाट मुस्लिम वाले जोड़ का असर भी दिख रहा है, क्योंकि आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी के किसान बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक किसान आंदोलन से पश्चिमी यूपी के 14 जिले प्रभावित हैं। पश्चिमी यूपी की करीब 71 सीटों पर किसान आंदोलन का असर है और इसी आंदोलन से उठी लहर के दम पर जयंत चौधरी भी पश्चिमी यूपी में बीजेपी के सफाये का दम भर रहे हैं। शुभ संकेत है। उत्तर प्रदेश के नौजवान तरक्की चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, विकास चाहते हैं, यहाँ के किसान न्याय चाहते हैं। जिस तरह से हमने किसानों की लड़ाई लड़ी, 2022 का चुनाव किसानों के लिए करो या मरो का चुनाव है। उधर जाट मुस्लिम के साथ बीजेपी नेता 2013 के दंगों की याद दिला रहे हैं। जनता विकास को साफ देख रही है, जनता कामों को देख रही है। जनता ने इनके 12 से 17 के शासन को देखा है सपा के, और जाटलैंड में भी देखा है। 13 में किस तरह का भीषण नरसंहार हुआ, कैसे सपा की सरकार ने जाटों के साथ सलूक किया। जाट 500 साल की बात नहीं भूले हैं जी, बात समझ लो। जब मुगलों ने जाटों के साथ जो सलूक किया, तो जाट 13 की बात नहीं भूल सकते। बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि किसान आंदोलन का चुनावी असर नहीं है। फिर भी अगर यहाँ लड़ाई कड़ी हुई तो बीजेपी ने इसकी भरपाई पूरब से करने की पूरी तैयारी कर ली है। यही वजह है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ साथ पीएम मोदी भी लगातार पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं और बीजेपी की जीत का दम भर रहे हैं। निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है। इसलिए डबल इंजन की सरकार पर यूपी को विश्वास है। गोरखपुर को सौगात के बाद अब 13 दिसंबर को काशी कॉरिडोर के लोकार्पण की भव्य तैयारी है, जिसमें पीएम मोदी के साथ बीजेपी शासित सभी राज्यों के सीएम वाराणसी पहुंचेंगे। बीजेपी पूर्वांचल के सहारे सत्ता वापसी का जोर लगा रही है, साथ ही विपक्षी दलों के परिवारवाद और क्षेत्रवाद वाली सियासत पर सवाल उठा रही है। पार्टी के बारे में हम क्यों विचार करेंगे और जनता क्यों विचार करेगी? जनता ईमानदारी के नाम पर वोट देगी, जनता विकास के नाम पर वोट देगी, जनता राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देगी। जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद और गोत्रवाद या ट्रस्ट के नाम पर तो वोट नहीं देंगे ना। क्या आप गुंडागर्दी करना है राज्य के अंदर? क्या लूटना है? क्या किस लिए हम वोट देंगे? पूरब से पश्चिम तक पक्ष और विपक्ष अपने अपने समीकरण बिठा रहा है और यूपी में जीत के लिए हर दांव आजमा रहा है। गोरखपुर से कुमार अभिषेक और मेरठ से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। आरोप प्रत्यारोप के बीच मंदिर मस्जिद की राजनीति भी खूब हो रही है उत्तर प्रदेश में। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर वहां की जनता को बड़ा तोहफा देना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि वाराणसी में ही एक मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल एक मस्जिद को गेरुआ और हल्के गुलाबी रंग में रंग दिया गया, जिसके बाद विवाद बढ़ा तो फिर उस पर सफेदी से पुताई की गई। मस्जिद का जो गुंबद और मेहराबे मीनारे गुरुवार को सफेद थी, वही गुंबद और मेहराबे मीनारे शुक्रवार को गेरुआ और गुलाबी हो गई। और शुक्रवार को जो गुंबद और मेहराबे मीनारे गेरुआ और गुलाबी हो गई थी, वही मेहराबे और मीनारे सोमवार को फिर से सफेद हो गई। तो सारा मसला रंगों का है, अकेले मस्जिद की बात नहीं है। दशाश्वमेध घाट से होते हुए काशी विश्वनाथ की सड़क पर चलते चले जाइए, एक ही रंग में रंगे हैं मकान दुकान। पता नहीं किसका ख्याल था, लेकिन ख्याल यही था कि इस इलाके में कुछ कुछ गुलाबी और बहुत सारा गेरुआ कर दिया जाए। मगर इस ख्याल के बीच आ गई बुलानाला की मस्जिद। मजदूरों ने उस ख्याल को गेरुआ के साथ खोला और कूची से मस्जिद को भी पोत दिया रातों रात। हमें मालूम नहीं, ये रातों रात इन्होंने पहले किया, न हमें इन्फॉर्मेशन किया। अगर इनको करना था पहले इनको हमसे बात करनी चाहिए थी
कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं की और रातों रात इन्होंने काम शुरू कर दिया। अब एक दिन पहले सफेद मस्जिद में नमाज पढ़कर गए मौलवी मौलाना मोहम्मदी सरताज अरबाज ने मस्जिद का रंग बदला देखा तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। गुस्से से लबालब विरोध शुरू हुआ कि मस्जिद का रंग क्यों बदला गया और रातों रात क्यों बदला गया, और बदला गया तो बदलने से पहले बताया क्यों नहीं गया। हम लोगों से संपर्क नहीं किया गया और मुझे आशंका थी, इसीलिए मैं पहले से समय मांग रहा था डीएम साहब से, लेकिन बदकिस्मती क्या है, बहरहाल उनकी व्यस्तता है, क्योंकि आए दिन वीवीआईपी और ये इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा तो उसमें व्यस्त रहने के कारण वो समय नहीं दे पाए हमें, और अगर समय मिल गया होता शायद ये न हो पाता। तलाश शुरू हुई कि मस्जिद को गेरुआ रंग में पोत देने के पीछे मंशा क्या है। कॉन्ट्रैक्टर को तलाशा गया और कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि मजदूर अपनी धुन में थे, ध्यान नहीं दिया कि मस्जिद है। सर काम तो हुआ था बट लेबर ने हमने बोला हुआ था, वो गलती से उन्होंने पेंट कर दिया था। फिर फोन आया कि नहीं आप इसको व्हाइट करिए, तो हम इसको व्हाइट करवा दें। काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के पहले मस्जिद वाला विवाद गहराता, इसके पहले ही पता नहीं कहां से आदेश आया कि मजदूरों ने एक बार फिर से अपनी बाल्टी में घोला चूना और दोबारा शुरू हुई मस्जिद की सफेद पुताई। पोत दिया सफेद। अब सब वाराणसी में खुश हैं, मगर यूपी के मंत्री महोदय नहीं खुश हैं। वो कह रहे हैं काशी छोड़ो, मथुरा की बात करो। मथुरा में बनी मस्जिद शूल बनकर चुभ रही है। उसमें से अयोध्या जहां रामलला का जन्म हुआ था, वहां जिस प्रकार से मस्जिद का स्वरूप दिया गया था वो हर हिंदू के सीने में सूल की तरह चुभता था। उसी प्रकार से बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जहां पर की एक सफेद दीवार, एक सफेद भवन, और मथुरा प्रभु श्री कृष्ण के जन्म स्थान का जो भव्य दिव्य मंदिर का परिसर है, उसके बीचों बीच में जो सफेद भवन है वो हर हिंदू के सीने में सूल की तरह चुभ रहा है। इसके साथ ही एक और ऐलान कि मथुरा में मंदिर तो बन के रहेगा। अयोध्या हमारा था, माननीय उच्चतम न्यायालय के सहयोग से वो हमारा हो गया है। काशी विश्वनाथ हमारा था, आज भव्य स्वरूप ले लिया, और निश्चित रूप से मथुरा भी हमारे प्रभु श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। वहां पर किसी और का कोई स्थान नहीं रहेगा, वह पूरा का पूरा परिसर जन्म स्थान का ही है, और वहां पर भी भव्य मंदिर ही बनेगा। ऐसा समय आने वाला है, दुनिया कोई ताकत इसे रोक नहीं पाएगी। यूपी में चुनाव वाली चकल्लस गहराती जा रही है, और ऐसी राजनीति गहराती है तो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान पाकिस्तान सीरिया ईरान का आना कोई नई बात नहीं है। मथुरा वाला मंदिर भी जब बनेगा तब बनेगा, मगर बनारस वाली मस्जिद सफेद हो गई है। एक बार फिर वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति के बाद बात अब उस मुद्दे की जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। जी हां, किसान आंदोलन। सरकार की ओर से जो मसौदा पेश किया गया उस पर किसानों ने बड़ी बैठक की है, लेकिन अगला फैसला क्या होगा और अंतिम फैसला क्या होगा ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। कल किसानों की फिर से बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कि कल संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से कुछ बड़ा ऐलान आंदोलन के मद्देनजर किया जा सकता है। क्या कल किसान आंदोलन की वापसी का ऐलान हो जाएगा? क्या सरकार और किसानों के बीच जारी खींचतान खत्म होने वाली है? क्या दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान वापस लौट जाएंगे? किसान आंदोलन को लेकर किसान संगठनों के मंथन का दौर जारी है, जहां आज बैठक में आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। सरकार की ओर से किसानों की मांग पर मसौदा आया तो किसानों के रुख में भी नरमी आई। अब कल किसान संगठन दोपहर 2 बजे बैठक करेंगे, जहां किसान आंदोलन के भविष्य पर फैसला किया जाएगा। साथियों को स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, वो प्रस्ताव नोट कर लिए गए। उन प्रस्तावों को सरकार के जो भी विषय थे वो नोट कर लिए गए, उनको सरकार के पास भेजा जाएगा वापस। कल दोबारा 2 बजे यहाँ पे बैठक रखी गई है। सरकार की तरफ से जो भी उत्तर आएगा उस पर चर्चा करके आगे की कार्रवाई तय होगी। किसानों की आज होने वाली अहम बैठक से पहले केंद्र सरकार की ओर से एक मसौदा आया, जिसमें उन सभी मांगों को लेकर जिक्र था जिसे लेकर कृषि कानून की वापसी के बाद भी किसान डटे हुए हैं।
सबसे पहली मांग थी एमएसपी को लेकर, जिस पर सरकार कमेटी बनाने को राजी है। कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान संगठन के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक शामिल होंगे। किसान प्रतिनिधि में एसकेएम प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। वहीं दूसरी मांग किसानों पर लगे केस थे। सरकार की ओर से कहा गया है कि यूपी हरियाणा में केस वापसी की सहमति दे दी गई है। आंदोलन वापस होते ही तत्काल केस वापस हो जाएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ओर से केस वापस होंगे। सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, हमने आपस में 5 मेंबर्स कमेटी में उसे डिस्कस किया। उसके बाद हमने एसकेएम में उस प्रस्ताव को सभी साथियों के सामने रखा। ये 2 बड़े मुद्दे थे जिनको लेकर सबसे ज्यादा खींचतान थी। जहां सरकार किसानों की मांगों के हिसाब से आगे की रणनीति तय कर रही है, वहीं कुछ और मुद्दे हैं जिसे लेकर किसान और सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के मुआवजे को लेकर सरकार ने कहा है कि हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। वहीं पंजाब सरकार भी मुआवजे को लेकर ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा बिजली को लेकर सरकार ने कहा है कि संसद में पेश करने से पहले सभी स्टेक होल्डर्स की राय ली जाएगी। पराली जलाने पर कानूनी कार्रवाई पर भी सरकार की ओर से कहा गया है कि धारा 14 और 15 में क्रिमिनल लायबिलिटी से किसानों को मुक्त कर दिया गया है। सेंटर ने प्रपोजल भेजा था, उस प्रपोजल में एमएसपी की कमेटी को लेकर एग्रीमेंट हुआ है। किसान नेता, इसमें एसकेएम के नेता शामिल होंगे उस एमएसपी की कमेटी पे, ये बात पे एग्रीमेंट है। दूसरी जो सबसे अहम बात उन्होंने कही है कि सारे केस वापस लेंगे। ये ड्राफ्ट जो प्रपोजल भेजा था सरकार ने, उसमें ये कहा गया है कि केसेस वापस होंगे। तीसरी है किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों का मुद्दा आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में उठाया। उनकी ओर से कहा गया कि दरअसल किसानों की मौत के मामले में सरकार बहाना बना रही है और अगर सरकार के पास उन मृतक किसानों की लिस्ट नहीं है तो फिर वो सरकार को ये सूची देने के लिए तैयार है। 30 नवंबर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया है 5 लाख रुपए का, और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। यह लिस्ट मेरे पास है, ये मैं हाउस पे टेबल पे लेकर दूंगा। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, वो भी मैं हाउस पे लेकर दूंगा। तो ये जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां है। और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद। इसी के साथ शंखनाद में बाराबंकी से अभी के लिए बस इतना ही।